Okay, now we are going to cover the part 2 of chapter number 1, nature, objective and scope of the audit. This is that part which is newly added into the chapter, and that's why a separate video is made for this chapter, which will include the new parts which are added for the new syllabus. So let's start with it. सबसे पहला है मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट. इसमें जो डिटेल में ऐड किया गया है वो किया गया है अबाउट एस आर ईज, एस आर एस, एस ए ईज, जो कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अलावा भी बाकी की 3 चीज़ें होती हैं, उसके बारे में भी अब न्यू सिलेबस में बताया गया है. सो वील बी रीडिंग दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. Meaning of assurance engagement. तो assurance engagement means an engagement in which practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users. Alright, तो सबसे पहले हम इसमें वर्ड देखते हैं practitioner. यहाँ पे प्रैक्टिशनर का मतलब है वही ऑडिटर जो कि एग्जामिन करने के बाद कंक्लूजन देगा. राइट तो हम इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रैक्टिशनर यहाँ पे कौन है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विद द COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो उसको प्रैक्टिशनर बोलेंगे. तो प्रैक्टिशनर जब अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है डिज़ाइन टू इनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, जो यूजर्स है उनका कॉन्फिडेंस बढ़े रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of subject matter against criteria. तो अगर अश्योरेंस इंगेजमेंट को डिफाइन करने के लिए आता है तो हमें सिंपली इतना बोलना है कि अश्योरेंस इंगेजमेंट एक ऐसा इंगेजमेंट है जहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है मतलब CA प्लस COP, जिसके पास COP हो, वो अगर एक्सप्रेस करेगा अपना कंक्लूजन डिज़ाइन टू इनहांस द डिग्री, जिससे कि यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सके. यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी. यहाँ पे जो यूजर्स हैं उसमें सब यूजर्स आएंगे बट अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी अबाउट द आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ मेजरमेंट. इट मीन्स दैट द प्रैक्टिशनर गिव्स एन ओपिनियन अबाउट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे प्रैक्टिशनर अपना कंक्लूजन ओपिनियन देता है जिससे जो यूजर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, दे आर एबल टू मेक कॉन्फिडेंट डिसीजंस नोइंग वेल कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका इनकरेक्ट होने की जो चांसेस हैं वो डिमिनिश हो चुके हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट. ये बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन के तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन. ऑलराइट, तो देखो 5 एलिमेंट्स होते हैं आपके अश्योरेंस एंगेजमेंट के. बहुत सिंपल है ये पांचों के पांचों एंगेजमेंट्स. लेट्स रीड आउट. सबसे पहली चीज़, आपके कोई भी अश्योरेंस इंगेजमेंट हो रहा है. ऑलराइट, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अश्योरेंस इंगेजमेंट क्या होता है, तो कोई भी अश्योरेंस इंगेजमेंट हो रहा है उसमें आपके 3 पार्टी रिलेशनशिप होती ही है. उसमें 3 लोग होंगे. एक प्रैक्टिशनर ऑब्वियसली जो कंक्लूजन्स देगा, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी. यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पार्टीज में कौन कौन आता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टीज जैसे कि मैनेजमेंट. ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब है मैनेजमेंट. एंड थर्ड है यूज़र्स जो कि उन इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे अपने डिसीजंस लेने के लिए. तो ये 3 पार्टी रिलेशनशिप जो है ये वन ऑफ द एलिमेंट है अश्योरेंस इंगेजमेंट का. ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करती है, प्रैक्टिशनर्स को एग्जामिन करके कंक्लूजन देता है, और एट लास्ट जो यूज़र्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं for making their decisions. An assurance engagement involves the above said 3 parties. Practitioner is a person, साफ साफ लिखा है practitioner is a person जो assurance देगा, मतलब at last conclusion देगा. टर्म practitioner auditor से बड़ा है. आप ऐसे बोल सकते हो कि practitioner में auditor included है, but who is a practitioner? A CA with certificate of practice. The audit is related to historical information, whereas practitioner may provide assurance not necessarily related to historical financial information. This is a very important question for your true, false or incorrect. Mark it right now. ये वाला जो आपका क्वेश्चन है कि जो ऑडिट है इट इज़ रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो प्रैक्टिशनर होता है वो अश्योरेंस देता है रिगार्डिंग, ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही हो. ठीक है, और ऐसा क्यों है दिस वी विल अंडरस्टैंड जब हम अभी आगे और 1-2 चीज़ें पढ़ेंगे, देन वील कम टू नो अबाउट इट. सो ऑडिट जो होता है वो हम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन
के ऊपर हम ऑडिट करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिशनर होता है वो अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रैक्टिशनर अश्योरेंस दे रहा है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी हो। इसका ये मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन है इट कुड बी अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज वेल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट कि जो हिस्टोरिकल द रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो होती है वो कौन है। तो अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज़ अ पार्टी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर का मतलब इस सेकेंड वाले एलिमेंट में दे रखा है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है? मैनेजमेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसको सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करना है। नाउ लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, इट रेफर्स टू वो इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जामिन करेगा प्रैक्टिशनर, वही है सब्जेक्ट मैटर। सिंपल भाषा में सब्जेक्ट मैटर का मतलब आप समझ सकते हैं एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई किस चीज़ को एग्जामिन करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो क्या बोला इन्होंने कि इट रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर। जैसे कि एग्जाम्पल्स में इन्होंने साफ साफ बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एफएस। ऑल राइट, अच्छा ऊपर एक लाइन बची है इंटेंडेड यूजर्स वाली, लेट्स रीड आउट दैट एज वेल। तो इंटेंडेड यूजर्स आर द पर्सन्स फॉर whom an assurance report is prepared। तो यूजर्स ही तो हैं जिनके लिए वी आर एज अ प्रैक्टिशनर प्रिपेयरिंग एन अश्योरेंस रिपोर्ट। अश्योरेंस रिपोर्ट में कंक्लूजन दे रहा है प्रैक्टिशनर। तो किसके लिए हो रहा है ये सब कुछ? यूजर्स के लिए। सो दीज पर्सन्स मेक यूज द रिपोर्ट इन मेकिंग द डिसीजंस। अब आता है सूटेबल क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो सूटेबल क्राइटेरिया का अगर आप सिंपल मतलब समझना चाहते हो तो हम उसको बोल सकते हैं एप्लीकेबल एफआरएफ। जो एप्लीकेबल एफआरएफ होता है वही तो सूटेबल क्राइटेरिया है कि जिसके बेसिस पे आप सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो। दीज रेफर्स टू द बेंचमार्क यूज टू इवेल्युएट सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि स्टैंडर्ड्स होते हैं ना। स्टैंडर्ड्स भी एक तरीके का आपका क्राइटेरिया है कि आप किसके बेसिस पे एफएस बना रहे हो। नेक्स्ट गाइडेंस नोट्स, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑल्सो इसको आप एफआरएफ ही बोलोगे एक्चुअली, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिस हिसाब से आपको रिपोर्ट करना है। तो हम अभी तक हमने 3 एलिमेंट्स पढ़ लिए एक अश्योरेंस एंगेजमेंट के। पहले हम इसमें बात करेंगे कि कौन कौन सी 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। वो सबसे पहला एलिमेंट है। 3 पार्टीज कौन सी है? यू कैन रिपीट अलॉन्ग विद मी। 3 parties are practitioner, responsible party and the intended users। 3 लोग, बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये कि वो 3 लोग, एक तो प्रैक्टिशनर होगा जिसको एग्जामिन करना है और कंक्लूजन देना है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी यानी कि मैनेजमेंट जो हमें इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देगी, और लास्टली हम जिसके लिए एज अ प्रैक्टिशनर आप कंक्लूजन दे रहे हो उस बारे में। तो आप किसके लिए? यूजर्स के लिए दे रहे हो, तो यूजर्स आपकी थर्ड पार्टी हो गई। फिर हमने सेकेंड एलिमेंट में पढ़ा एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, कि क्या सब्जेक्ट मैटर है जिसको प्रैक्टिशनर क्या करेगा? एग्जामिन करके कंक्लूजन देगा। तो वो सब्जेक्ट मैटर क्या है? ऑब्वियसली इट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन्होंने बोला है इट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर। अब वो इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है विच इज कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थर्ड है सूटेबल क्राइटेरिया। इसका मतलब किस बेसिस पे आपकी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर सब्जेक्ट मैटर बनाया जा रहा है। तो आपका सब्जेक्ट मैटर जो है वो बनाया किस क्राइटेरिया पे जा रहा है? इट इज़ मेड ऑन बेसिस ऑफ योर एफआरएफ, जिसको इन्होंने कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल से बताया है, जैसे कि गाइडेंस नोट्स, रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। आपका फोर्थ एलिमेंट होता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो कोई भी आप अश्योरेंस एंगेजमेंट करते हो, एंगेजमेंट क्या होता है? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड द ऑडिटर, और इस केस में हम बोलेंगे प्रैक्टिशनर, जिसमें प्रैक्टिशनर अपनी सर्विसेज देता है। तो ये जो अश्योरेंस एंगेजमेंट चल रहा है इसमें ऑब्वियसली एक ऑडिट एविडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी अश्योरेंस एंगेजमेंट का। तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में हमें क्या बताना है कि प्रैक्टिशनर जो है वो परफॉर्म करेगा अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्यों? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। सो दीज आर द कीवर्ड्स विच यू शुड यूज इन योर एग्जामिनेशंस।
कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है, जैसे कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस का वर्ड, ये वर्डिंग्स आपको यूज़ करनी चाहिए एग्जाम में. नेक्स्ट, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस दैट कंक्लूजन्स आर अराइव्ड एंड एन ओपिनियन इज फॉर्म बाय द ऑडिटर. ऑडिटर जो भी ओपिनियन दे रहा है वो किस बेसिस पे दे रहा है, तो ऑडिटर कुछ भी ओपिनियन अगर देता है तो अपने एविडेंसेस जो उसने फाइंड आउट करे हैं उसके बेसिस पे ही विल गिव एन ओपिनियन. ऑल राइट, तो वो आपका एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए. बस इसमें इतनी बात थी. और एक चीज़ आप और इसमें देख सकते हो कि सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी, कि कितने क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है, और एप्रोप्रिएट मतलब आपका ऑडिट एविडेंसेस की क्वालिटी कैसी है. एंड द फिफ्थ एलिमेंट इज फाइनली आप क्या करोगे, एट लास्ट प्रैक्टिशनर क्या करेगा, सब कुछ एग्जामिनेशन करने के बाद रिपोर्ट देगा. तो एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट इन द एप्रोप्रिएट फॉर्म और फॉर्मेट. A written report is provided containing the conclusion that conveys the assurance about subject matter. कि जो सब्जेक्ट मैटर, अगेन रिपीट करेंगे, सब्जेक्ट मैटर का मतलब यहाँ पे क्या है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि प्रैक्टिशनर एग्जामिन करेगा. तो वही सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे जो हमने एविडेंस निकाला होगा, उस एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए कंक्लूजन दिया होगा प्रैक्टिशनर ने. और उसी कंक्लूजन को जब आप एक रिटन रिपोर्ट के थ्रू बताते हो, सो दैट इज रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट. A written assurance report is the outcome of an assurance engagement. तो जो भी आपने assurance engagement किया, क्यों किया, उसका अल्टीमेट आउटकम क्या निकलना था, एक रिपोर्ट, और उसी रिपोर्ट में आपने वो ओपिनियन दिया. सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ योर assurance engagement. तो आप देखिए इन्होंने चेक बॉक्स में पांचों के पांचों एलिमेंट्स को एक लाइन में लिखा है, सो दैट यू कैन रिवाइज इट फास्टर. सबसे पहला 3 पार्टी रिलेशनशिप. व्हाट आर द 3 पार्टीज, प्रैक्टिशनर एंड व्हाट आर द 3 पार्टी रिलेशनशिप्स हियर, द 3 पार्टी रिलेशनशिप्स आर प्रैक्टिशनर हो गया, इंटेंडेड यूजर्स एंड योर रिस्पॉन्सिबल पार्टी. और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, मैनेजमेंट. नेक्स्ट, एक एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर. यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में आप लिख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है. सूटेबल क्राइटेरिया का मतलब FRF की बात हो रही है. एप्रोप्रिएट एविडेंस कैसा होना चाहिए, मतलब एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट. और एक आपको फाइनली रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट देनी है जिसमें आप कंक्लूजन्स लिखेंगे. ओके, नाउ इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट कमिंग हियर, जो कि हमें SRE के बारे में आगे जाके अभी बताने वाला है. दैट इज़ योर स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट्स. तो ये वो वाली चीज़ें अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि न्यूली एडेड है इन द सिलेबस, इन द न्यू सिलेबस. सो SREs के बारे में थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट्स क्या होते हैं. जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ते हैं थ्रू आउट योर ऑडिट सब्जेक्ट. बट इसमें अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि रिव्यू क्या होता है, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि रिव्यू क्या है. तो मीनिंग ऑफ रिव्यू देखो, वी हैव लर्न दैट ऑडिट इज़ अ रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट. ये हमें सबको पता है कि ऑडिट एक रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट है जो हमें एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस देता है. इट प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस. हाउएवर रिव्यू क्या होता है, रिव्यू इज़ अ लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट. लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट का मतलब होता है रीजनेबल वाले अश्योरेंस से थोड़ा कम लेवल ऑफ अश्योरेंस. मतलब लिमिटेड अश्योरेंस जो है वो आपकी रीजनेबल अश्योरेंस से कम लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है. ठीक है, आप इसको मॉडरेट का नाम दे दो, बट आप एक्चुअली में यही बोलोगे कि रीजनेबल अश्योरेंस से जो आपको अश्योरेंस मिलती है उससे कम लेवल ऑफ अश्योरेंस आपको लिमिटेड अश्योरेंस में मिलेगी. तो रिव्यू का यहाँ पे मतलब क्या है, बेसिकली जो रिव्यू होता है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑडिट, दिस इज नॉट ऑडिट. रिव्यू में जो रिव्यू है ये आपका ऑडिट का एक हिस्सा है, एक पार्ट होता है ऑडिट का. ठीक है, तो रिव्यू से आपको हमेशा लिमिटेड अश्योरेंस मिलेगा और जब आप पूरा ऑडिट करते हो तो आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है. इट प्रोवाइड्स, देखो ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, इट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस देन द ऑडिट.
अब क्या होता है, ऑडिट में आप बहुत एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाते हो, बहुत सारे प्रोसीजर्स लगाते हो, बट रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू ना ऑडिट का एक छोटा सा पार्ट है। तो कॉमन सेंस है कि अगर ऑडिट में आप ज़्यादा प्रोसीजर्स लगा रहे हो और अगर रिव्यू उसका पार्ट है, तो रिव्यू में आप थोड़े कम प्रोसीजर्स लगाओगे, फ्यू प्रोसीजर्स लगाओगे। सो दिस इज ओनली द नेक्स्ट लाइन विच दे हैव टॉक्ड अबाउट। लुक हियर, रिव्यू इन्वॉल्व्स फ्यूअर प्रोसीजर्स एंड गैदर्स, इसमें भी देखो एविडेंस तो देखो लेना ही है, एंड गैदर्स सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन द बेसिस ऑन ऑफ विच लिमिटेड कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन अप। अब देखो क्या होता है कि जब हम ऑडिट करते हैं तो हम रीजनेबल कंक्लूजन्स देते हैं, ठीक है, और जब हम रिव्यू करेंगे तो हम लिमिटेड कंक्लूजन्स देंगे। हाउएवर बोथ ऑडिट एंड रिव्यू आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि प्रिपेयर करे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर MCQ और ट्रू और फॉल्स और इनकरेक्ट और करेक्ट, तो आप इसको मार्क कर लो MCQ के लिए। ऑलराइट, क्या होता है ना, जब भी आप ऑडिट और रिव्यू कर रहे हो, क्योंकि रिव्यू तो ऑडिट का ही पार्ट है, तो जो भी हम ऑडिट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों के केस में हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही बने होने चाहिए। नाउ वील सी अबाउट टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये वही चीज़ है जिसको अभी हमने ऊपर डिस्कस करा, इसको ये थोड़ा और लेवल पे लेके जाएंगे। टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, एक होता है रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, एक होता है लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। अभी हमने सीखा कि रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट आपको ऑडिट के केस में मिलता है और लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट आपको रिव्यू के केस में मिलता है, ठीक है। तो रीजनेबल अश्योरेंस मतलब ऑडिट आपने करा है, और अगर हम कहीं पे भी अगर लिखा है लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, इसका मतलब कि आपको रिव्यू करा है आपने, तो आपको लिमिटेड अश्योरेंस मिला। चलो, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, अश्योरेंस एंगेजमेंट जो होता है वो अश्योरेंस देता है टू द यूजर्स। द डिफरेंस इज ऑफ अ डिग्री। रीजनेबल अश्योरेंस जो होता है वो आपको थोड़ा हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस देगा, जो लिमिटेड अश्योरेंस है वो लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस देगा। इट इज ओनली अ मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। अब ये डिब्बा देख लो, इस डिब्बे में इन्होंने पूरी राम कहानी को अच्छे से समराइज कर दिया है, इसको समझ लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। उसी चीज़ को इन्होंने बॉक्स में लिख दिया कि रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट आपको हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस देगा और लिमिटेड अश्योरेंस आपको लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस देगा दैन रीजनेबल वाला। अच्छा, रीजनेबल का मतलब क्या हो गया? अच्छा, रीजनेबल अश्योरेंस आपको ऑडिट में मिलता है ना, तो बेसिकली अगर आप ऐसे समझो, यहाँ पे ये ऑडिट की बात कर रहा है और यहाँ पे ये रिव्यू की बात कर रहा है। अब रिव्यू क्या होता है? रिव्यू इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ऑडिट, अ स्मॉल पार्ट ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो रिव्यू में आपको लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस मिलता है और ऑडिट में आपको हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस मतलब रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है। अच्छा, ऑडिट कर रहे हो तो आप क्या करोगे? इलेबोरेट और एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाओगे एविडेंस ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे हम रिव्यू कर रहे हैं, तभी तो लिमिटेड अश्योरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ फ्यूअर प्रोसीजर्स अप्लाई करते हो एज कम्पेयर टू रीजनेबल। अच्छा, थर्ड पॉइंट, इट ड्रॉज रीजनेबल, यहाँ पे आपको रीजनेबल कंक्लूजन्स मिलेंगे और यहाँ पे आप क्या करोगे? लिमिटेड कंक्लूजन्स ड्रॉ करोगे। एग्जाम्पल उन्होंने साफ साफ दे दिया, जो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी लिखवा दिया है ऑडिट और रिव्यू का, वो उन्होंने नीचे एग्जाम्पल बता दिया कि एग्जाम्पल ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस इज एन ऑडिट एंगेजमेंट एंड एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड इज अ रिव्यू एंगेजमेंट, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है, इट इज़ अबाउट हिस्टोरिकल एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसका हम डिफरेंस समझेंगे। देखो, बिसाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, अब हम दूसरे लेवल पे आ चुके हैं। अब ये जो पैराग्राफ है ना, ये बात करेगा अबाउट योर SAEs। SAEs का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, ठीक है। ये जो होता है ये आपका डिफरेंट होता है फ्रॉम ऑडिट एंड रिव्यू, ये थोड़ा अलग है। देखो, बिसाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट्स भी कुछ होता है। देयर इज एन अनदर काइंड ऑफ अश्योरेंस विच इज रिलेटेड टू मैटर अदर देन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अभी आप याद करो, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये जो हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं ना, ऑडिट और रिव्यू, ये क्या है? ऑडिट और रिव्यू दोनों चीज़ें आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बेस्ड है। ये देखो यहाँ पे लिखा है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, दोनों चीज़ें कौन सी? एक ये ऑडिट और एक ये रिव्यू। तो ऑडिट और रिव्यू जो है
दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एसएईज के बारे में लिखा नहीं है हेडिंग में एसएईज, बट आई एम टेलिंग यू इट इज एसएईज ओनली। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, काइंड ऑफ अश्योरेंस विच इज रिलेटेड टू मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये थोड़ा अलग तरीके का अश्योरेंस है जो कि रिलेट करता है टू द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉट टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट मे रिलेट टू अश्योरेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स इन एन एंटिटी। आप समझते हैं पहली बात तो ये प्रोस्पेक्टिव क्या है और हिस्टोरिकल क्या है। जो हमने ऊपर पढ़ा कि ऑडिट और रिव्यू के केस में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको ऑडिट और रिव्यू उनका किया जाता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब रीजनेबल अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के अलावा भी कुछ एंगेजमेंट्स होते हैं, कुछ अदर एंगेजमेंट्स होते हैं जहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करने जा रहे हैं वो हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर नहीं बेस्ड होगी, वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहलाएगी। मतलब ये अदर इंगेजमेंट्स के केस में आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ ना करके आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलेंगे, जो कि देखो यहाँ लिखा हुआ है, सच एन अश्योरेंस में रिलेट टू प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये लिखा है, एंड नॉट हिस्टोरिकल। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि अजम्पशंस पे बेस्ड है अबाउट द इवेंट्स दैट विल अकर इन द फ्यूचर एंड द पॉसिबल एक्शंस जो कि एक एंटिटी या मैनेजमेंट लेगा। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे अजम्पशंस पे बेस्ड होती है, वो हमारे अजम्पशंस जो हैं वो फ्यूचर पॉसिबल चीज़ें हैं जो आगे जाके हो सकती हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन ये फाइनेंशियल वाली प्रिपेयर करी जाती है। अब वो फोरकास्ट हो सकता है, कोई प्रोजेक्शन हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। It is to be noted that in such type of assurance engagement examination is not of historical। हमने इतनी देर से हम और क्या पढ़ रहे हैं कि जो आपके एसएईज है इसमें हिस्टोरिकल वाली इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, इसमें सिर्फ प्रोस्पेक्टिव वाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है जो हम ऑडिट करते हैं और रिव्यू करते हैं। इन दोनों में आपकी हिस्टोरिकल वाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है, और जो हम ये एसएईज की बात कर रहे हैं, मतलब जो ये अदर अश्योरेंस होता है, जैसे यहाँ पे आप देखो फिर से फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, बिसाइड्स रीजनेबल एंड लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट एक अनदर काइंड ऑफ अश्योरेंस होता है। वो अनदर काइंड ऑफ अश्योरेंस ये है, और उस अनदर काइंड ऑफ अश्योरेंस में हम बात करेंगे अबाउट द प्रोस्पेक्टिव वाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और हिस्टोरिकल वाली नहीं। ठीक है, ऑल राइट। नाउ here it is important to note the difference between historical and prospective financial information। देखो क्या होता है, जो आपकी historical financial information होती है वो आपके past events पे based होती है, और इन past events और transactions को मद्देनज़र रखते हुए हम historical information के basis पे financial statements को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो prospective financial information होती है उसका साफ साफ यही मतलब होता है कि हम फ्यूचर इवेंट्स के बेसिस पे कुछ अजम्पशंस लगा के, प्रोजेक्शंस करके या फोरकास्ट करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल राइट, इन अश्योरेंस रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रैक्टिशनर ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट मैनेजमेंट्स अजम्पशंस ऑन विच प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज बेस्ड आर नॉट अनरीजनेबल। तो मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी मैनेजमेंट के अजम्पशंस हैं, जो भी ऑब्वियसली अभी हमने बात करी हम फ्यूचर इवेंट्स की अजम्पशंस के बेसिस पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करने वाले हैं, तो अब जो प्रैक्टिशनर है वो चेक करेगा कि क्या जो मैनेजमेंट ने ये अजम्पशंस लगाए हैं क्या ये रीजनेबल हैं भी या नहीं। इस लाइन का यहाँ पे ये मतलब है, ये देखो जो प्रैक्टिशनर है वो ऑब्टेन करता है एविडेंस टू द इफेक्ट दैट मैनेजमेंट की जो अजम्पशंस हैं वो रीजनेबल है भी या फिर नहीं। ऑल राइट, नेक्स्ट अगेन इन्होंने वही वाली बात बोल दी दोबारा से कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर रिलेटिंग टू फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, देख लो, फ्यूचर ओरिएंटेड एविडेंस, ऑडिटर इज देयरफॉर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज टू वेदर द रिजल्ट्स shown in the prospective financial information will be achieved।
अब आप ये बॉक्स देखो, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। सब तो नहीं आएगा, अभी एक पॉइंट बचा है इसमें बताने का, वो भी नीचे बताएंगे। तो देखो, द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब ये वाला कौन सा अश्योरेंस होता है? रीजनेबल, जो आप ऑलरेडी पता ही है आपको, जो कि जिसको हम ऑडिट बोलते हैं। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है। अच्छा, अगर देखो यहाँ लिखा हुआ था ऑडिट, अब लिखा है रिव्यू। जब आप रिव्यू करते हो तो कौन सा अश्योरेंस मिलता है? लिमिटेड अश्योरेंस मिलता है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। अभी ऊपर क्या पढ़ के आए हैं हम? रिव्यू। रिव्यू में आपको लिमिटेड अश्योरेंस मिलता है। अच्छा, अगर आप एग्जामिनेशन करते हो, प्रोस्पेक्टिव अभी तो पढ़ रहे हैं, ये अभी ऊपर ये सब पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा है कि जब आप एग्जामिनेशन करोगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एसएईज, मतलब ये कुछ अदर एंगेजमेंट्स होते हैं। इन्होंने देखो क्या लिखा है, they have written, it provides assurance regarding the reasonability of assumptions forming basis of projections and related matter। इन्होंने यहाँ पे ये वाली लाइन लिख दी है, यहाँ पे जो लिखी है देखो, कि प्रैक्टिशनर क्या करता है। मेन तो ये देखना है ना। अब जैसे यहाँ पे प्रैक्टिशनर ने रीजनेबल दिया, यहाँ पे उसने लिमिटेड दिया अश्योरेंस, अब यहाँ पे वो क्या करेगा? यहाँ पे भी वो अश्योरेंस ही देने वाला है, बट किस बात के रिगार्डिंग? यहाँ पे वो अश्योरेंस देगा रिगार्डिंग कि जो मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस लगाए हैं, क्या वो इतने रीजनेबल हैं या नहीं, इस बात पे। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स ऑन द कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वाली चीज़ अभी आपकी पढ़नी बाकी है, क्योंकि इसमें कंट्रोल्स लिखा है, तो ये वाला हम आगे जब पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू। ओके, अब आप ये टेबल देखेंगे, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो, जब आपको रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, जब भी आपका रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट हुआ ना, इसका मतलब ऑडिट हुआ है। क्यों? क्योंकि रीजनेबल अश्योरेंस मिल रहा है। अच्छा, रिव्यू कब होगा? मतलब लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट आपको कब देखने को मिलेगा? जब भी कभी रिव्यू हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अश्योरेंस एंगेजमेंट्स डीलिंग विद मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। का मतलब ही क्या है? ये लोग इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। साफ इन्होंने क्या बोला है? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोला है ना, ये अदर देन, इसका मतलब प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के केस में क्या होता है? आप एग्जामिन करते हो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आप देखते हो कि वो जो अजम्पशंस हैं वो रीजनेबल हैं या फिर नहीं है। आ जाओ, थोड़े से छोटे टॉपिक पे आते हैं। क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है। एन ऑडिटर इज कंसर्न विद द रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द बिजनेस। भाई ऑब्वियसली वो रिपोर्टिंग तो करता ही है। अभी ये रिपोर्टिंग करना कोई उसकी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटीज अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स आर टू बी सेट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन फैबिलिटी, एरर्स एंड फ्रॉड्स आर फ्रीक्वेंट। अब हम देखते हैं कि ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। देखो, ऑडिटर टैक्टफुल होता है। क्या लिखा है इन्होंने? ऑडिटर टैक्टफुल होना चाहिए, कॉशन के साथ उसको काम करना चाहिए, फर्मनेस होनी चाहिए, टेम्पर गुड होना चाहिए, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी होनी चाहिए, डिस्क्रीशन मतलब कि वो अपने हिसाब से जो है चीज़ें डिसाइड कर सके, ऐसा उसके अंदर होना चाहिए। और इंडस्ट्री, यहाँ पे एक्चुअली कॉमा नहीं है, उसके पास पूरा इंडस्ट्री जजमेंट होना चाहिए कि वो जज कर सके ढंग से। पेशेंस तो होना ही चाहिए, क्लियर हेडेडनेस, रिलायबिलिटी कि भाई जो भी वो काम कर रहा है उसके काम पे हम रिलाई कर सकें एज अ यूज़र। तो ये कुछ उसकी क्वालिटीज़ है जो होनी चाहिए एक ऑडिटर के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कॉमा बना के दे रखे हैं, दीज आर द क्वालिटीज विच आर गिवन हियर। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद ऑडिटर हु होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, he must have basic human qualities apart from technical requirement. He is called upon constantly to critically review financial statements and is obviously useful for him to attempt a task unless his own knowledge is that of, मतलब जब तक वो खुद एक्सपर्ट नहीं है तो क्या ही वो दूसरी चीज़ को चेक करेगा। उसके पास एक एग्जॉस्टिव नॉलेज अकाउंटिंग की होना तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द लिखा है साइन qua non। ये क्या होता है? व्हाट इज़ दिस? इसका मतलब होता है असेंशियल। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस पार्ट? इसका मतलब है असेंशियल, कि एक एग्जॉस्टिव नॉलेज अकाउंटिंग की होना बहुत ज़्यादा असेंशियल है इन द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग। मतलब भाई जब तक उसे अकाउंटिंग ही नहीं आती, ऑडिटिंग क्या करेगा वो? ऑल राइट, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे इन लोगों ने बात ले आई क्वालिटी कंट्रोल
इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आपके देखो 4 तरीके की चीज़ें होती हैं, जिसमें से अभी तक हमने 3 पढ़ ली हैं और आपके SRS बाकी हैं, ठीक है। ये देखो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो अलग से नहीं इस चैप्टर में दिया गया। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो हम पूरे थ्रू आउट द सिलेबस पढ़ते ही हैं, ऑलराइट, वो अलग चीज़ हो गई। ये हम अप्लाई करते हैं ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये आपने ज़रूर पढ़ा है कि ऑडिट में हम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। आपने ये भी पढ़ा है अभी कि आप रिव्यू में भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो जो मैंने आपको चीज़ें ऊपर बताई दे आर ऑल कनेक्टिंग ईयर। अच्छा, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट, जो अभी मैंने आपको ऊपर लिखवाया था, SAEs, ये होते हैं अदर टाइप ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट, मतलब अदर देन द रीजनेबल एंड लिमिटेड वाला, ठीक है, विच अप्लाई इन द अश्योरेंस इंगेजमेंट्स अदर देन द ऑडिट ऑफ रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये वो वाले अश्योरेंस इंगेजमेंट्स हैं जहाँ पे हम ऑडिट और रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अश्योरेंस होगा ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तभी इन्होंने डायरेक्टली ना लिख के इनडायरेक्टली लिखा है यहाँ पे अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल, मतलब दे आर टॉकिंग हियर अबाउट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये अभी बाकी है पढ़ाना। तो SRS अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं SRS के बारे में, ठीक है। अब इन्होंने यही जो आपके पास जो मैंने अभी 4 चीज़ें बताई ना, इन्हीं चारों को इन्होंने थोड़ा 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 एक्सप्लेन करा, ये देखो। तो हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ लेते हैं, जबकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। देखो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्वियसली ऑडिट ऑफ। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या है, कि हम ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कौन ऑडिट कर रहा है, कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑडिट करेगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है वो हम लगाते हैं जब भी हम ऑडिट कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। दे एस्टैब्लिश हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स एंड दे आर फॉलोड बाय द ऑडिटर। ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करके ही तो ऑडिटर ऑडिट करता है ना। तो बस इसमें बस इतना ही बोला गया कि जब भी आप ऑडिट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो हम ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करते हैं। अच्छा, बहुत से एसेज होते हैं, आपको पता ही है, एसेज 200 की सीरीज़, 300, 400, 500 की जो सीरीज़ हैं, बस ये वाले आप एग्जांपल्स दे देना। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैव बीन इशूड ऑन वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इशूज इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। एंड इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम जैसे ये आपको देखो नाम दे रखे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के, ऑडिट, सैम्पलिंग, एविडेंस, ये सब देखो, ये एग्जाम्पल्स दे दिए। कोई भी आप सीरीज़ के एग्जाम्पल्स लिख दो, ये आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाता है। अगर आ जाता है कोई एग्जाम में कि आपको ऐसे इसका शॉर्ट नोट देना है, सो दिस वाज द पार्ट। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, जो अभी हम थोड़ा अच्छे से और पढ़ते हैं। जैसे ऊपर तो हमने क्या पढ़ा रिव्यू के बारे में, कैन यू जस्ट रिकॉल इट विद मी। हमने ऊपर रिव्यू के बारे में अभी क्या पढ़ा था, हमने रिव्यू के बारे में देखो पढ़ा था कि रिव्यू में हमें एक तो लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट मिलता है, मतलब लिमिटेड अश्योरेंस मिलता है, बस आप ये समझो, ठीक है। रिव्यू में आपको लिमिटेड अश्योरेंस मिलेगा। और हमने क्या पढ़ा था रिव्यू में, हमने रिव्यू में पढ़ा कि रिव्यू में लेस या फिर फ्यू प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं, ये हमने पढ़ा। और हमने रिव्यूज़ में क्या पढ़ा कि रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑडिट। तो यही चीज़ें देखो अब आपको इस पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में मिलेंगी। लेट्स सी। सबसे पहला, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट्स अप्लाई किया जाता है फॉर रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, यहाँ के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पे ही बेस्ड होंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू दैट रिव्यू इज़ अ लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट, वही वाली चीज़ आ गई। जो यहाँ पे अश्योरेंस होगा इट विल बी लोअर देन दैट ऑफ प्रोवाइडेड बाय ऑडिट। यहाँ पे देखो ये लिखा है आपके फ्यू प्रोसीजर्स होंगे एज कम्पेयर टू ऑडिट। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग, हाँ एविडेंस तो देखो बोलना ही था, उसमें तो हर जगह ही होगा एविडेंस। तो आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो देखो ढूंढना ही है। व्हेन एन ऑडिटर परफॉर्म्स रिव्यू ऑफ इंटारिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी ओनली। ये आपको 2 एग्जाम्पल्स, बल्कि होते ही 2 हैं एक्चुअली। ये आपको 2 स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं रिव्यू इंगेजमेंट्स के, जो आपको ध्यान रखने चाहिए कि कौन कौन से हैं, ठीक है। मे बी दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन MCQs। सो SRE 2400 और SRE 2410, ठीक है। देखो ये देखो क्या लिखा है, इंगेजमेंट्स टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम कब से पढ़ रहे हैं ऊपर
कि आप ऑडिट और रिव्यू करते हैं तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हैं, यही एक स्टैंडर्ड भी है, यही स्टैंडर्ड है कि आपको जो भी आप एंगेजमेंट्स में होगे उसमें आप रिव्यू करोगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अच्छा 2410 क्या है? 2410 इज अबाउट रिव्यू आप करते हो ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। इस केस में आई कैन एक्सप्लेन यू वन थिंग एंड दैट इज अबाउट, देखो रिव्यू एक्चुअली में क्यों होता है, मतलब दिस क्वेश्चन कैन बी अराइज्ड इन द माइंड कि हम रिव्यू कर ही क्यों रहे हैं, व्हेन रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ ऑडिट, हम रिव्यू को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपकी जैसे लिस्टेड कंपनीज हैं, तो लिस्टेड कंपनीज में क्वार्टर वाइज भी रिपोर्ट्स जाती हैं। तो उस केस में क्या होता है, जैसे कुछ ऐसा नहीं है कि हम क्वार्टरली ऑडिट्स नहीं करवा सकते, आप करवा सकते हो बट फिर हर उस ऑडिट की अलग फीस जाएगी, सो दैट विल बी अ रियली एक्सपेंसिव प्रोसेस फॉर द कंपनीज। तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, हर एक क्वार्टर का रिव्यू करा लेती हैं और फिर जो ओवरऑल पूरे साल भर का होगा वो तो आपका ऑडिट होता ही है। तो जिन कंपनीज को अपना क्वार्टरली रिपोर्ट्स देनी होती हैं वो रिव्यूज़ कराती हैं क्वार्टरली बेसिस पे। तो जैसे Q1 का रिव्यू हुआ, Q2 का रिव्यू हुआ एंड सिमिलरली इस तरीके से रिव्यू किया जाता है, ठीक है। तभी इन्होंने यहाँ पे बात करी अबाउट इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर परफॉर्म करता है। तो ऐसा नहीं है कि रिव्यू की रिपोर्ट नहीं जाती, रिव्यू की भी रिपोर्ट जाती है, ऑडिट की तो जाती ही जाती है। तो जैसे एक क्वार्टर का आपका रिव्यू कराया गया, फिर उसकी एक अपनी अलग रिपोर्ट जाएगी कि रिव्यू हुआ है। और पता है उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है रिव्यू ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों अनऑडिटेड क्यों लिखा होता है, क्योंकि ऑडिट हुआ ही कहाँ है अभी, अभी तो सिर्फ रिव्यू हुआ है, रिव्यू इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट। रिव्यू में आप ऑडिट जितने प्रोसीजर्स नहीं लगाते एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए, रिव्यू में हम बस थोड़े थोड़े प्रोसीजर्स लगा लेते हैं, तभी तो एक लिमिटेड अश्योरेंस आता है। I think you have understood this part. Next, standards on assurance engagement. Just read it out. हम already इसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, वही सब चीज़ें रिपीट होने वाली हैं. Let's see. There's another set of standards which apply. एक another set, ऊपर यही तो पढ़ा था, मतलब रिव्यू और ऑडिट, इसके अलावा जो अदर टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट्स होते हैं वो ये वाले हैं. They apply in assurance engagements dealing with subject matter, साफ साफ लिखा है, other than historical financial information. Such assurance engagements do not include audit or review. इसमें audit और review historical information का नहीं होता है, यहाँ historical information नहीं है. ये standards को, इन्हीं standards को बोला जाता है SAEs, मतलब standards on assurance engagement. इसमें आपका ऑडिट और रिव्यू इंक्लूडेड नहीं होता है फाइनेंशियल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का. SAEs में हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, ना कि हिस्टोरिकल की. सो इसमें इन्होंने यही बोला है, फॉर एग्जाम्पल अश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इट इज़ टू बी नोटेड दैट इन सच टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट्स examination is not of the historical information or engagement may also relate to providing assurance regarding non-financial matters जैसे कि design and operation of internal control in an entity. अब यहाँ पे कंट्रोल वाली बात आ चुकी है जो मैंने आपको ऊपर अभी लीव करवाई थी. कंट्रोल वाली बात I think it was in the table, yeah, that's now written there and now I'll explain this controls वाला part. ओके तो ये कंट्रोल्स वाली बात कब निकल के आती है, ऐसे देखो है तो ये SAE के अंदर ही, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट में अभी हम यहाँ पे कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं. एक तो ये वाला पोर्शन है जिसमें आपने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन करना है, ये हमने पढ़ लिया. अब इन्होंने नीचे बोला है कंट्रोल्स वाली बात, देखो, और 2 तरीके के, इसी वजह से यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं. ये देखो आप इंटरनल कंट्रोल बोला है, यहाँ देखो जो 3400 है ये तो आप समझ चुके हो. देखो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी थी, तो ये तो वो वाला स्टैंडर्ड हो गया कि ठीक है आपको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन करना है SAEs के अंदर, और ये वही वाला SAE हो गया बस. अब ये अलग है. 3420 टॉक्स अबाउट
assurance engagement to report on the compilation of pro forma financial information included in a prospectus. ये आपकी तीसरी चीज़ है जो समझानी है, और जो इंटरनल कंट्रोल वाली है ये दूसरी चीज़ है. तो पहले हम इंटरनल कंट्रोल की बात कर लेते हैं. ठीक है, ये सब कुछ ऐसे ईज में ही आ रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर इंटरनल कंट्रोल वाला पोर्शन. देखो इंटरनल कंट्रोल्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक आपकी कंपनी है XYZ. ठीक है, इसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, जैसे इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं वो इन्होंने आउटसोर्स करवा रखे हैं टू अ कंपनी, फॉर एग्जाम्पल PQR. ठीक है, XYZ ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनवाने का आउटसोर्सिंग करवा रखी है PQR से. ठीक है, अब ऑडिटर जो है वो इस फर्म के लिए, इस कंपनी के लिए अपॉइंट किया गया है. तो जो ऑडिटर है वो यहाँ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, और जो कंट्रोल्स हैं वो तो PQR के द्वारा लगाए गए हैं ना इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये वाले जिस भी जजमेंट पे बने हैं वो मैनेजमेंट के जजमेंट पे बने हैं इनके द्वारा, क्योंकि इन्होंने वो इंटरनल कंट्रोल सेटअप करे हैं. तो जो इन्होंने इंटरनल कंट्रोल सेटअप करे हैं उस इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए या उसका सर्टिफिकेशन लेने के लिए जो भी इंगेजमेंट किया जाएगा उसको बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल वाला. अब आप ऊपर देखोगे दोबारा तो आपको जो टेबल में दिखेगा वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम. लुक हियर, ये जो अश्योरेंस इंगेजमेंट लिखा है ना, प्रोवाइड्स अश्योरेंस रिगार्डिंग डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स, कि जो एक दूसरी फर्म जो कंट्रोल्स लगा रही थी आपके क्योंकि हमने उन्हें आउटसोर्सिंग का काम दिया था XYZ वाली कंपनी ने, तो उन्होंने अपने कंट्रोल्स लगाए होंगे. तो अब उन कंट्रोल्स को चेक करने के लिए जो भी एक अश्योरेंस इंगेजमेंट ऑडिटर या प्रैक्टिशनर के द्वारा जो किया जाएगा उसको ये वाला कहते हैं. ये वो चीज़ है. देखो क्या लिखा है, रिपोर्ट दी जाएगी. रिपोर्ट तो देखो दी जाएगी, तो रिपोर्ट इज गिवन ऑन कंट्रोल्स operating at an organization. Report on controls which is operating at an organization. तो यहाँ पे ये किस टाइप का अश्योरेंस इंगेजमेंट है, इट विल प्रोवाइड अश्योरेंस रिगार्डिंग डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स. बस ठीक है, तो ये आपकी अश्योरेंस वाली चीज हो गई. ओके, एक हम पहले ये वाला देख लेते हैं आपका SAE 3420, assurance engagements to report on the compilation of pro forma financial information included in a prospectus. अच्छा, ये pro forma फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ना, वे पहले तो इसको ही समझ लेते हैं. तो pro forma फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाई, उसके बाद कुछ सब्सीक्वेंट इवेंट्स हुए. ठीक है, कुछ सब्सीक्वेंट इवेंट्स हुए. अब उस सब्सीक्वेंट इवेंट्स जो थे वो आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स निकले. तो अब क्या हुआ, अब आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स निकल गए. अब फॉर एग्जांपल कोई IPO आना है और इन्वेस्टर्स को उसमें इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी अपना जो ट्रू और फेयर व्यू दिखाना चाहती है उसके लिए जब वो उन नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को भी एडजस्ट करने के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाती है उसको कहते हैं प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो उन प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के लिए जो भी अश्योरेंस इंगेजमेंट रखा जाएगा वो इसमें कवर होगा 3420 वाले में. ठीक है, वो आपका कहाँ पे कवर किया जाएगा, इस 3420 वाले में. इसमें यही तो लिखा है, अश्योरेंस इंगेजमेंट्स ऑन द रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस. तो इस प्रोफॉर्मा वाले इन्फॉर्मेशन के लिए जो अश्योरेंस इंगेजमेंट किया जाता है वो ये 3420 में आएगा. तो मतलब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स थे, एक तो आपके प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के कि भाई ठीक है आपको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ही जो है एग्जामिन करना है, साफ साफ लिखा ना एग्जामिनेशन. और दूसरा आपको अश्योरेंस इंगेजमेंट रखना है फॉर द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस. नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज. ये अलग केस है. देखो ये बिल्कुल अलग है आपका फ्रॉम जो भी हमने अभी ऊपर तक पढ़े थे, ये उससे डिफरेंट है. ये होते हैं SRS. देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक होता है आपका ऑडिट, एक होता है रिव्यू,
एक होता है SAEs मतलब अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, अदर मतलब अदर देन द ऑडिट एंड रिव्यू हमने पढ़े SAEs, दैट इज योर स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट योर SRS, मतलब ये होता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, मतलब इन तीनों से ही अलग है। सबसे पहले आप ऑडिट और रिव्यू कर रहे थे, रिव्यू तो वॉज द पार्ट ऑफ ऑडिट ओनली। फिर एक आपने कुछ अदर अश्योरेंसेस दिए जैसे कि प्रोस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर, और यहाँ पे हमने पढ़ा प्रोफॉर्मा के ऊपर। तो ये वाला केस हो गया। बट ये SRS एक्चुअली में क्या है? तो हम SRS होता है स्टैंडर्ड्स, जैसे आप पढ़ सकते हो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। अब यहाँ पे रिलेटेड किससे रिलेटेड सर्विसेज? दीज आर द सर्विसेज विच आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड आप कुछ भी सर्विसेज दो, चाहे स्टेटमेंट्स बनाओ, चाहे उन स्टेटमेंट्स को कंपाइल करो, या फिर मैनेजमेंट को असिस्ट करो रिगार्डिंग दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड स्टेटमेंट्स, तो वो होता है आपकी कुछ रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेट्स रीड इट आउट. Lastly, there are the standards on related services. These standards apply in engagements to perform agreed upon procedures regarding, अभी मैंने आपको बताया regarding what? Financial information. यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? Agreed upon procedures, मतलब जैसा आपको बताया जाए कि ये सर्विसेज आप परफॉर्म कर सकते हो, वैसी वाली agreed procedures के बेसिस पे आप सर्विसेज दो, related services. For example, an engagement to perform agreed upon procedures may require auditor to perform certain procedures concerning individual items of financial data, जैसे accounts payable, account receivable, परचेजेस कितनी हुई रिलेटेड पार्टी से, कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ी रिलेटेड सर्विसेज देना, ये सब SRS में आता है। ठीक है, मतलब होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित ही। एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर को बुलाया जाता है, असिस्ट, अभी ये मैंने आपको बताया ना, असिस्ट भी कर सकते हो आप मैनेजमेंट को, तो ये वो भी सर्विसेज हैं। असिस्ट द मैनेजमेंट मतलब हेल्प द मैनेजमेंट विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट ऑब्टेनिंग। यहाँ अश्योरेंस नहीं है, ये मत समझना कि SRS में भी आपको कोई अश्योरेंस देना है, ना SRS में देर इज नो अश्योरेंस, नो ओपिनियन, यहाँ पे किसी भी ओपिनियन की बात नहीं हो रही है। ओके, तो SRS में हम कोई ओपिनियन की बात नहीं कर रहे हैं, SRS में कोई अश्योरेंस नहीं है, SRS में आपको सिर्फ रिलेटेड सर्विसेज देनी है। आई होप इट्स क्लियर, साफ बोला गया है यहाँ पे, विदाउट ऑब्टेनिंग अश्योरेंस ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। सच टाइप ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइल भी कर सकते हो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट लिख दिया। सो दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिलेटेड सर्विसेज एंड द प्रैक्टिशनर इशूज अ रिपोर्ट। देखो रिपोर्ट तो इन्होंने इशू करी ही करी, लेकिन उसमें साफ साफ स्टेट करना पड़ेगा। क्या स्टेट करना पड़ेगा? इसमें आपको स्टेट करना पड़ेगा दैट इट इज नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड नो ओपिनियन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू दैट। देखो रिपोर्ट तो आप दोगे, बट आप रिपोर्ट में ये साफ साफ चीज़ को लिखोगे कि इसमें कोई अश्योरेंस नहीं दिया गया है, ना हमने इसमें कोई ओपिनियन फॉर्म करा है। तो इसमें आपके देखो दो तरीके के SRS हैं। अब वो SRS देखो आपके यहाँ पे दो तरीके के हैं, एक है 4400, एक है 4410। सो 4400 है इज रिलेटेड टू द अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि जैसा आपको बताया कि जैसा अग्रीड हुआ वैसा आपने प्रोसीजर या वैसी आपने सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज दे दी रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इन्फॉर्मेशन। और 4410 टॉक्स अबाउट द कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करा या किसी और तरीके का सर्विस दी, तो ये वो वाला। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, हमारी ये चार चीज़ें तो हो गई कि भाई हमने एसेस के बारे में पढ़ा, और हमने रिव्यू के बारे में पढ़ा, फिर हमने SAEs के बारे में पढ़ा, और अब हमने लास्ट क्या पढ़ा? SRS के बारे में। तो ये जो डिटेल्स दे रखी है ना इसकी, ये पहले नहीं थी, ये सब कुछ नया है जो कि न्यू कोर्स में है। एक आपका होता है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, इसको भी पढ़ते हैं। Standards on quality control have been issued to establish standards and provide guidance regarding a firm's responsibility for the system of quality control. देखो हमने अभी पढ़ा SA के बारे में, SRE मतलब Standards on Review Engagements, Standards on Assurance Engagement and Standards to Related Services। हमने चार चीज़ें पढ़ी अभी तक।
इन चारों चीज़ों में, इन चारों स्टैंडर्ड्स की क्या क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं, ये हम पढ़ते हैं SQC में, जो अब हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या लिखा है? इट हैज़ बीन इशूड टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग अ फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आपको मेंटेन करना चाहिए। SQC 1 यहाँ पे इशूड है। इट रिक्वायर्स द प्रैक्टिशनर्स टू एस्टैब्लिश, भाई जो प्रैक्टिशनर्स है ना उनको एक सिस्टम बनाना चाहिए ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, आपको क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना चाहिए कि जो फर्म है, जो उनके पर्सोनल है, क्या वो कंप्लाई कर रहे हैं विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, क्या कंप्लाई करी भी जा रही हैं या नहीं। इसके लिए आपको क्या बनाना होता है? एक स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बस यही है कि जब भी आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो या जहाँ पे भी आपके इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली सिस्टमैटिकली लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, क्या प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड। छोटे छोटे से 5 पॉइंट्स हैं। स्टैंडर्ड्स इंश्योर कैरिंग आउट ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क। कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि ऑडिट हो रहा है तो एक एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय हेल्पिंग द यूजर्स टू मेक डिफरेंट डिसीजंस। स्टैंडर्ड प्रमोट करता है यूनिफॉर्मिटी। ऐसे तो कोई भी बंदा अपने आप से कैसे भी आके ऑडिट करना शुरू हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड्स बने होंगे तो उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हर बंदा ऑडिट करेगा, तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विद द प्रोफेशनल नॉलेज। अब क्या होता है, स्टैंडर्ड्स होंगे तो जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं वो प्रोफेशनल नॉलेज और उसी स्किल के साथ जो है अपना काम करेंगे। स्टैंडर्ड्स इंश्योर ऑडिट क्वालिटी, ऑब्वियसली इट विल इंश्योर द क्वालिटी ओनली, और क्वालिटी के लिए ही तो सब बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक अबाउट ड्यूटीज़। So the duties in relation to engagement and quality control standards. It is the duty of the professional accountant. भाई ये professional accountant की ड्यूटी है कि सारे standards follow करने ही करने हैं in the engagements which you are undertaking. So this is the duty. Originally it is to be followed by the obviously professional accountants. However, a situation may arise when a specific procedure as required in the standards would be ineffective in a particular engagement. In such a case he is required to document. आपको document करना भी आपकी जिम्मेदारी है। How the alternative procedures performed achieve the purpose of required procedure. Achieve the purpose of required procedure. तो आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। फर्दर आपको ये भी रिपोर्ट करना चाहिए, जो आपकी रिपोर्ट है, इट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर्स। अगर आपने कुछ डिपार्ट करा है, कुछ अलग करा है, तो उसको भी थोड़ा डिस्क्लोज डॉक्यूमेंट कर देना। इट इज़ टू बी नोटेड दैट सिर्फ डिस्क्लोजर दे देने से एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट कंप्लाई ना करे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं वो। नाउ लेट्स लुक एट द चेक बॉक्स वंस। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमने पढ़ा। एसेज जो बात करता है अबाउट ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। फिर हमने पढ़ा SRE मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, यहाँ पे भी हिस्टोरिकल देखो लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमने पढ़ा SAE स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट, जिसमें हम अदर देन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑडिट करते हैं, अश्योरेंस देते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज मतलब SRS, जिसमें आप क्या करोगे, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के हिसाब से सर्विसेज दोगे या फिर कंपाइलेशन वाली करोगे। अदर सर्विसेज जैसे कि असिस्टिंग मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। भाई SQC सब पे लगेगा, SQC SA पे भी लगेगा, SRE पे भी लगेगा, SAE पे भी और SRS पे भी लगेगा। चारों की चारों चीज़ों पे SQC लगेगा, क्योंकि क्वालिटी है ना, सब पे लगाना है। SA हो, SRS हो, SAE हो या फिर SRE हो।
ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, इनकी मेन ड्यूटी है कि इनको सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो आपको जो रीज़न है डिपार्चर का वो अपनी रिपोर्ट में स्टेट करना है, और सिर्फ ऐसे स्टेट डिस्क्लोज कर देने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही एब्जॉल्व हो जाओगे, कभी भी आपको फॉलो ही नहीं करना स्टैंडर्ड, इसका ये मतलब भी नहीं है। ठीक है, सो हियर द थिंग एंड्स। तो यहाँ पे आपकी सारी इसकी अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती है, जितना भी आपका नया पार्ट था। स्टे अपडेटेड because these new parts will also be explained in details like the same. Thank you.